जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में बता रहे हैं आपको क्या, तो हम फिजिक्स से स्टार्ट किए और उस फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, तो हम पढ़ा रहे थे लेंस। और लेंस में थे हम कहाँ, तो लेंस खत्म कर दिए हुए थे सॉरी। और अवतल लेंस स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे आज क्या, अवतल लेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस के बारे में। जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जो भी दर्पण हो और लेंस हो, इसका फॉर्मूला या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो, हम ये लास्ट में बताएंगे। क्या करेंगे? लास्ट में बताएंगे। क्योंकि होता क्या है दरअसल में, जहाँ पे जैसे कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो गया तो पीसीएस में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। क्या होता है, पीसीएस में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे हो गया, इस समय क्या होता है कि न्यूमेरिकल पूछता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो इसको लास्ट में हम बता देंगे। क्या करेंगे? लास्ट में बताएंगे। तो आइए लिखिएगा क्या, अवतल लेंस। अवतल 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 लेंस। क्या लिखेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल में अवतल लेंस होता क्या है, तो हम आपको फोटो बना के बताए हुए थे अवतल लेंस के बारे में कि अवतल लेंस का फोटो किस तरह से होता है। तो देखिए, अवतल लेंस का फोटो इस तरह से होता है। अवतल लेंस का फोटो इस तरह से होता है, ठीक है। अवतल लेंस का फोटो इस तरह से होता है। अवतल लेंस का फोटो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अवतल लेंस का फोटो हो गया। अवतल लेंस का फोटो हो गया। तो हम आपको अवतल लेंस के बारे में बताए थे कि अवतल लेंस का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो आज इसके बारे में बताएंगे कि अवतल लेंस का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। लेकिन इससे पहले हम रे के बारे में बताए थे। अवतल लेंस के बारे में हम आपका इसका उपयोग कहाँ होता है ये भी हम आपको बता दिए हुए थे। आज हम इस अवतल लेंस के बारे में बताएंगे कि यदि वस्तु का स्थिति कहाँ कहाँ अवतल लेंस में होता था। जैसे हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से लगभग मतलब सिमिलर है कि अवतल लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अवतल लेंस में होता क्या है, तो अगर मान लीजिए यह कोई अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य हम आपको 3 शर्तें बताए थे। 3 शर्त में पहला शर्त यह बताए थे कि यदि कोई रेखा या यदि कोई किरण अनंत से आ रही है, यदि कोई किरण अनंत से आ रही है, तो कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाएगी। कहाँ गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर होके कहाँ गुजरेगी? तब फोकस पे गुजरेगी। कहाँ गुजरेगी? यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो कहाँ गुजरेगी? फोकस पे गुजरेगी। कहाँ गुजरेगी? फोकस पे गुजरेगी। क्या हम 3 नियम बताए थे। 3 नियम में फर्स्ट नियम ये हम आपको बताए थे कि यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो दूसरी तरफ कहाँ, फोकस पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? फोकस पे आके। नियम नंबर फर्स्ट ये बताए थे। दूसरा नियम आपको ये बताए थे कि यदि कोई रेखा फोकस से होकर गुजरेगी, यदि कोई रेखा फोकस से होकर गुजरेगी तो कहाँ, ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। दूसरा नियम ये बताए थे हम आपको। तीसरा नियम ये बताए थे कि यहाँ पे जो ओ रहता है, तो अगर कोई भी रेखा इस ओ से होके गुजरेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसी पे आर पार होके चला जाएगा। 3 नियम हम आपको लेंस में बताए थे। तो जिसमें हम उत्तल लेंस हम पढ़ लिए हुए, आज हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति। तो अगर मान लीजिए अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति हम अनंत पे रखते हैं। कहाँ रखेंगे? अनंत पे रखेंगे। अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे? अनंत पे रखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए क्या, देखिए अवतल, आप लोग सोचते होइएगा कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग दर्पण पढ़े थे, उसमें एक ही फोकस था, लेकिन लेंस में 2 फोकस है। बिल्कुल, लेंस में 2 फोकस है, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्व आ जाती है। उत्तल लेंस में भी क्या होता है, 2 कर्वें आ जाती है। 2 गोलीय दर्पण से मिलकर बना होता है। क्या होता है? 2 गोलीय दर्पण से मिलकर बना होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि यह कोई गोलीय दर्पण हो गया, यह कोई गोलीय दर्पण हो गया। तो ये वाली जो भाग है, ये क्या है? यही तो है। क्या है? उत्तल लेंस है। तो क्या 2 गोलीय दर्पण से मिलकर बना हुआ है। हम आपको ये भी एक बताए थे, हम आपको 2 गोला से एक अवतल लेंस के भी आकार हम बताए थे कि अवतल लेंस बनता कैसे है। तो हम आपको ये दोनों गोला हो गया, यहाँ से ये कट कर दीजिए और यहाँ से ये कट कर दीजिए। उसका इधर से आप इधर मिटा के देख लीजिए और इधर से ये मिटा के देख लीजिए। तो इधर से आपको क्या पता चल रहा है, ये अवतल लेंस है कि नहीं? तो अवतल लेंस है। तो जब 2 गोलीय दर्पण से मिलकर बनेगा तो उसका 2 फोकस होगा और 2 सेंटर होगा। इसीलिए लेंसों में क्या होता है, 2 फोकस होता है और 2 अवतल लेंस होता है, सॉरी 2 फोकस होता है और 2 केंद्र होता है, मतलब सेंटर होता है। तो आइए हम इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? अवतल लेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अवतल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखेगा, यहाँ पे 2 ही कंडीशन बचता है। अवतल लेंस में या उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन बचता है कि वस्तु जब अनंत पे हो या वस्तु अनंत और पोल के बीच में हो। दर्पण में यह बनता है। तो यहाँ पे क्या, वस्तु ओ या अनंत के बीच कहीं भी रखेंगे तो वस्तु की स्थिति किस तरह से बनेगा। तो आइए लिखेंगे 1 नंबर में कि जब वस्तु अनंत पे हो। 1 नंबर में लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत पर हो,
जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अगर मान लीजिए कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, तो देखिएगा कि यहाँ पे फोकस हो गया, ठीक है और जितना दूरी यहाँ से फोकस होगा उतना ही दूरी क्या होता है, तो सेंटर होता है। तो इसको C1, इसको F1, और यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे F2, और इसको लिखेंगे क्या, C2। इसको क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। तो ये तो हम देख लिए। उसके बाद हम आपको अभी बताएं कि जब वस्तु अनंत पे हो, कहाँ हो, तो जब वस्तु तो सेंटर के बाहर होगा, तो सेंटर के बाहर कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे अनंत पे है, कहाँ है, यहाँ पे मान लीजिए अनंत है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनंत है। तो जब वस्तु अनंत पे हो, तो अनंत पे हो तो ये वस्तु अनंत पे है, तो कहाँ, मुख्य अक्ष के अगर समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके का, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये अवतल लेंस है, अगर यहाँ से कोई रेखा जा रही थी, ये डाइवर्ट होकर इधर चला जाता है, क्या होता है, डाइवर्ट होकर इधर चला जाता है। ये है क्या, तो ये सोझे निकल जाएगा, और ये क्या है, तो ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। आपको ये बताए थे, वही हम उत्तल लेंस में आपको ये हम बताए थे। मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, यहाँ से कोई रेखा जा रही है, तो यहाँ से तो सोझे निकल जाएगी, यहाँ से कोई रेखा जाएगी तो मुख्य फोकस से यहाँ से रेखा जा रही थी, एक बिंदु पर मतलब केंद्रित होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। इसको क्या, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, क्या कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, इसको क्या डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ये हम आपको बताए थे शुरुआत में, जब हम लेंस और दर्पण के बारे में आपको हम पढ़ाए थे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ट होकर कहाँ भागेगा, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसका देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भागेगा क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी है। और देखिए अगर नीचे से एक और यहाँ से हम एक रे को ला रहे हैं, एक रे को ला रहे हैं, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए क्या, 2 होना चाहिए, 2 रे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 रे ना हो चाहिए। इसको और हल्का ऊपर लेते हैं क्या, और हल्का ऊपर लेते हैं इस रे को, देख लीजिए इस रे को और हल्का ऊपर लेते हैं, यहाँ से एक रे गुजर रही है, ठीक है, तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये डाइवर्टेड हो जाएगा इस साइड में, ठीक है, यहीं से डाइवर्टेड हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब कोई रे मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरता है तो कहाँ होता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस से तो गुजर ही ना रहा है, क्योंकि यह डाइवर्जिंग मिरर है, यह तो डाइवर्ट कर रहा है रे को, तो क्या करेगा, यह पीछे की तरफ आएगा, क्या करेगा, यह पीछे की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा, कहाँ होगा, आता हुआ यह प्रतीत होगा, कहाँ पे, तो यह फोकस पे आएगा, कहाँ आएगा, तो फोकस पे आएगा। यह भी कहाँ आएगा, तो यह फोकस पे आएगा, कहाँ आएगा, तो फोकस पे आएगा, ठीक है, यह फोकस पे आएगा। तो इसीलिए अवतल लेंस में क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, और कैसा, तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। किस तरह से बनेगा, आभासी बनेगा। किस तरह से बनेगा, आभासी बनेगा। तो इसी के बारे में लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पे हो, अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो, तो देखिए इसका क्या था, ये मुख्य अक्ष के समानांतर था, तो ये डाइवर्ट होकर कहाँ भाग गया, ऊपर, ये भी डाइवर्ट होकर कहाँ भाग गया, नीचे। लेकिन इसके रे पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनाएगा, कहाँ बनाएगा, पीछे की तरफ, मतलब उसी साइड प्रतिबिंब बनाएगा, उस साइड की कोई फर्क नहीं रहेगा। तो नीचे में लिखिएगा, इसका प्राकृतिक लिखिएगा, प्राकृतिक लिखिएगा। ऊपर में तो लिख लिया जब वस्तु अनंत पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वही प्राकृतिक में लिखेगा, या अगर टोटल लाइन में लिखना है तो लिखिएगा जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब, या हम प्राकृतिक यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो लिखिएगा जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब, या लिख ही लीजिए यहाँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसको हटाइए, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो फोकस पे, कहाँ बनेगा, फोकस पर, कहाँ बनेगा, फोकस पर, सीधा बनेगा, और सीधा के बाद क्या, आभासी बनेगा, क्योंकि आता हुआ प्रतीत हो रहा है, आभासी बनेगा। और वस्तु से बहुत छोटा,
बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। इस जो फोकस पे बनता है तो जिस साइड वस्तु रहता है उसी साइड बनता है। तो क्या बाएं साइड, किस साइड बनता है? तो बाएं साइड बनता है। किस तरफ बनता है? तो बाएं साइड बनता है। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और 2 नंबर कंडीशन लिखिएगा आप, 2 नंबर में कंडीशन में लिखिएगा आप, 2 नंबर कंडीशन में लिखिएगा। चलिए, इस फोटो को आप बना लिया होइएगा, फोटो को बनाने के नीचे लिख लीजिएगा ये, और इसमें इतना ही पूछता है, ठीक ना। आइए 2 नंबर स्थिति में लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सेम साइज, मतलब सॉरी सेम साइड में कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनता है। तो कहाँ है? जब वस्तु अनंत और ओ के बीच में हो, ओ के बीच कहीं भी हो, बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा? तो देखिए, उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। ये मान लीजिए कि अवतल लेंस है। क्या है? ये अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। ये क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है और ये अवतल लेंस का क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? F1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? C1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? F2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? C2 हो गया। ठीक है, तो ये इतना तो आप समझ गए होइएगा। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? तो अब हम मतलब अनंत और इसके बीच में कहीं भी रख ले। तो मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं? तो वस्तु को हम रख रहे हैं इसके पास में, वस्तु को हम रख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड नंबर कंडीशन यही आता है। तो अगर मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे है, ठीक। तो वस्तु यहाँ पे अगर मुख्य अक्ष के समानांतर इसको गुजार रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ भागेगा? ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ भागेगा। कहाँ भागेगा? रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ भागेगा। कहाँ भागेगा? ऊपर की तरफ भागेगा। उसके बाद एक रे, जैसे उसमें हम नियम नंबर भूल गए, उसमें दोनों नियम लगा था, नियम नंबर 1 नहीं लगा था। जैसे यहाँ नियम नंबर 1 फॉलो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नियम नंबर 1 फॉलो हो रहा है, और उसमें नीचे भी नियम नंबर 1 ही फॉलो हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ओ है। क्या है? ओ है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक रे जा रही है जो इससे होकर गुजरती है, इसको स्केल से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ठीक, तो ये जा रही है, तो ये क्या करेगा? ये तो मतलब ओ से होके जाएगा, तो ओ से होके जाएगा तो डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा? सोझे निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? तो सोझे निकल जाएगा। कहाँ निकलेगा? तो सोझे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा? ये आता हुआ प्रतीत होगा। ये रे है तो क्या होगा? आता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए कट कहाँ पे रहा है? इसको सही से इमेज बनाइएगा ना, इसका सही से इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। मतलब वहीं पे कट हो रही है तो वहाँ पे बन रहा है। इसको थोड़ा स्केल से बनाइएगा तो फोटो और अच्छा बनेगा। या देखिए यहाँ से आप ये ले रहे हैं, यहाँ से देखिए और मतलब क्लियर बन रहा है, ठीक ना। तो ये जब स्केल से बनाइएगा तो और क्लियर बनेगा फोटो। क्या बनेगा? और क्लियर फोटो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहीं पे कट रहा है, तो यहीं पे कट रहा है, तो प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? वहीं पे बन रहा है। तो लिखिएगा, लिखिएगा इसकी प्रकृति के बारे में कि जब वस्तु अनंत और ओ के बीच में कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस में, कहाँ? अवतल लेंस में। इस फोटो को आप समझ गए होइएगा। तो हम आपको बता रहे थे अनंत और ओ के बीच में लाइट कट गई हुई थी, तो हम आपको बताए थे कहाँ? यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ जैसे
लेंस से पहले कहीं भी प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो लिखिएगा कि जब वस्तु अनंत और O के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने वस्तु से छोटा, आपको वस्तु से छोटा दिख भी रहा होगा, वस्तु से छोटा कौमा आभासी वस्तु से छोटा आभासी और किस तरह का बनेगा? तो सीधा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने कहीं भी बन सकता है। कैसा बनेगा? तो वस्तु से छोटा आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो यहीं पे मेरा लेंस खत्म हो गया। अब बस लेंस और दर्पण से रिलेटेड उसका फार्मूला हो या फिर लेंस हो, एक आवर्धक पढ़ना। तो जिस दिन हम लेंस के फार्मूला और या दर्पण के फार्मूला पढ़ेंगे उसी दिन हम आपको आवर्धक के बारे में बता देंगे। अब हम पढ़ते अपवर्तन, हम पढ़ लिए हुए थे। वहाँ पे अगर आपके पास पेज हो अवेलेबल तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो एक छोटा सा पेज को फाड़ के और वहाँ पे लिख के वहाँ पे चिपका दीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़ाना हम भूल गए थे? तो हम अपवर्तन के जो उपयोग के बारे में, जैसे अपवर्तन के बारे में आपको हम बताए थे। क्या बताए थे? अपवर्तन, इसको आप लिख लिए होइएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर बता देंगे। आज हम अपवर्तन के बारे में कुछ आपको बस हम बता रहे हैं जो हम पिछली क्लास में हम आपको बताए थे। जैसे अपवर्तन का उपयोग हम आपको भूल गए थे कि जैसे कि मान लीजिए कि वस्तु होता है ना, अगर बाल्टीन में कोई छड़ी रखी हुई है तो वह क्या टेढ़ा प्रतीत होता है। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। यही सब लिखाना हम थोड़ा भूल गए थे उस दिन, तो आज हम लिखा देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अपवर्तन होने के शर्त हम आपको बताए थे कि यहाँ पे ये हो गया, इधर क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया, इधर क्या हो गया? पानी हो गया, इधर हवा हो गया। तो हम आपको ये भी कंडीशन सब बताए थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, क्या जाएगा? विरल से सघन में जाएगा, यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, जब सघन में जाएगा ना तो प्रकाश की चाल कम हो जाता है। जब प्रकाश की चाल कम हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? तो ये मुड़ जाता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन इसका वास्तविक कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से यह जाता नहीं है। तो इसके बारे में आपको सब कुछ हम बता दिए। तो लिखिएगा आज अपवर्तन का अनुप्रयोग, लिखिएगा अपवर्तन का अनुप्रयोग, अपवर्तन का अनुप्रयोग। अपवर्तन का अनुप्रयोग, अपवर्तन का अनुप्रयोग। एक नंबर में लिखिएगा कि ग्लास में रखा हुआ शीशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन का अनुप्रयोग में लिखिएगा, पूछता है एग्जाम में, लिखिएगा ग्लास में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नंबर 2 में लिखिएगा, नंबर 2 में लिखिएगा कि जैसे कि आप देखे होइएगा कि आप मछली को देखे होइएगा तालाब में, तो मछली को तालाब में आप देखोगे क्या कि मछली ऊपर चल रही है, लेकिन जो आप देख रहे हैं उससे वास्तविक वह नीचे रहता है। तो लिखिएगा तालाब में तैर रही मछली, तालाब में तैर रही मछली
अपने अपने वास्तविक 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 जगह से नीचे दिखाई देता है, वास्तविक जगह से नीचे प्रतीत होता है, वास्तविक जगह से, या लिखेगा तालाब में तैर रही मछली अपने वास्तविक जगह से नीचे होता है। मतलब जो हमें दिख रहा है ना, वास्तविक जगह से जो हमें दिख रहा है उससे क्या होता है, नीचे होता है। थर्ड नंबर में लिखिएगा कि बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कुछ बाल्टी को आप देखिएगा जो पारदर्शी दिखाई देता हो, मतलब पानी के अंदर हम देख लीजिए, जैसे व्हाइट बाल्टी हो गया, तो मान लीजिए पानी हमको दिखाई देता हो, तो उस कंडीशन में क्या आप छड़ी को देखिएगा तो कैसा प्रतीत होगा, तो वह टेढ़ी दिखाई देता है। बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देता है, टेढ़ी दिखाई देता है। इसको लिखिएगा। टेढ़ी या मुड़ी हुई लिख लीजिए, मुड़ी हुई। क्या लिखिएगा, मुड़ी हुई, मुड़ी दिखाई देती है। उसके बाद एक फोर्थ नंबर में लिखिएगा कि जैसे स्विमिंग जहाँ हम स्नान करते हैं स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसका परावर्तक सतह होता है ना, वह उठा हुआ दिखाई देता है। स्विमिंग पूल के आंतरिक सतह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में गए नहाने और वहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि मतलब ऊपर उठा हुआ, मतलब बहुत कम गहरा है, लेकिन आप जब जाइएगा तो ज़्यादा गहरा रहता है। क्या है, ज़्यादा गहरा रहता है। तो ये क्या है, अपवर्तनांक के बारे में आपको इसका अनुप्रयोग लिखा है। अब लिखिएगा, इसको लिख लिए होइएगा। अब लिखिएगा कि अगर जैसे जल हो गया, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। वही हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.41 होता है। तो कुछ ऐसा अपवर्तनांक है जिसको याद करना पड़ता है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी क्या होता है ये आपको बता देंगे। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है क्या, तो म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अपवर्तनांक के फॉर्मूला लिखिएगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे कि जल का अपवर्तनांक, पहले हवा का लिखिए। क्या लिखेंगे पहले, तो पहले हवा का लिखेंगे। तो हवा का जनरल आप लोग 1 ही मारिएगा, लेकिन 1 ही लेके बनाइएगा सवाल, कोई भी सवाल आएगा तो। लेकिन इसका होता है 1.0003 होता है। वही बर्फ का क्या होगा, इसको लिख लीजिएगा। बर्फ का होगा 1.31 होता है। और पानी का क्या होगा
तो पानी का अपवर्तनांक होगा क्या 1.33 होगा। उसके बाद क्या होगा हीरा का, उसके बाद क्या होगा हीरा का होगा, मैक्सिमम ये इसी सब चीज़ का पूछता है 2.41 होगा। क्या होगा 2.41 होगा, 2.41 होगा। अब देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर लिखिएगा, अपवर्तनांक बराबर लिखिएगा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बट्टे में क्या होगा आभासी गहराई, आभासी गहराई, गहराई। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे म्यू बोलेंगे। तो इसको भी लिख लीजिएगा नीचे, इसके नीचे जस्ट लिख लीजिएगा अपवर्तनांक बराबर होता है क्या वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई। अपवर्तनांक को क्या चीज़ से म्यू से सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं म्यू से सूचित करते हैं, क्या चीज़ से सूचित करते हैं तो म्यू से सूचित करते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा जैसे तारों का टिमटिमाना होता है ना, तो तारों का टिमटिमाने के बारे में पढ़ेंगे, तारों का कैसे टिमटिमाता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे तारा ऊपर हो गया, बीच में बहुत सारा माध्यम हो जाता है, कभी सरल कभी विरल, कभी सरल कभी कभी विरल, कभी सघन, कभी विरल कभी सघन। तो इस तरह से क्या होता है वह रिफ्लेक्ट होते जाता है, सघन विरल सघन विरल सघन विरल। तो इस तरह से क्या होता है हमारे हमको तारा चिमचिमाते हुए मतलब टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। जैसे कि आप देखे होइएगा रोड पे जाते होइएगा तो वहाँ पे एक ही बार होता है, जैसे कि आप जाइएगा रोड पे देखिएगा आगे क्या कि मतलब कुछ पानी के तरफ आपको हाईवे पे दिखेगा, तो क्या होता है वहाँ पे संघनन माध्यम में रहता है। तो क्या होता है उस समय वहाँ पे TIR होता है, कौन होता है TIR होता है, क्या होता है TIR होता है। तो नीचे में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय, 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 तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, क्योंकि वायुमंडल में सघन एवं विरल माध्यम की उपस्थिति होती है, जैसे समताप मंडल हो गया, वहाँ पे एकदम ठंडा सा है, क्या है ठंडा सा है। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, क्योंकि वायुमंडल में सघन एवं विरल माध्यम की उपस्थिति होती है और इस तरह से कई घटना चलती रहती है। इसको लिख लिए होइएगा इंडेक्स को। चलिए इसको हटाते हैं। एक चीज और आप वायुमंडलीय अपवर्तन को देखते होइएगा, एक चीज और आप वायुमंडलीय अपवर्तन को देखते होइएगा, एक चीज और आप वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में देखे होइएगा, जैसे सूर्योदय का होना है। क्या होता है, जैसे आप देखे होइएगा सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होता है आपको सूर्य दिख नहीं रहा है लेकिन उसके चारों तरफ क्या है लाली दिख रही है, क्या होता है लाली दिख रही है। तो ये क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। या आप सूर्यास्त के समय भी देखिएगा, या आप सूर्यास्त के समय भी देखिएगा कि सूर्य अस्त हो गया हुआ है, क्या है सूर्य अस्त हो गया था तो डूब गया हुआ है सूरज, लेकिन फिर भी हमको वहाँ पे रोशनी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है। कितना मिनट तक दिखाई देता है? तो लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो नोट नंबर सेकेंड लिखिएगा, नोट नंबर सेकेंड लिखिएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का होना भी, लिखिएगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त का होना भी, सूर्यास्त का होना भी क्या है? सूर्यास्त का होना भी वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का होना भी वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होता है। इसको नोट नंबर सेकेंड में लिख लीजिएगा। इसके बाद आप टोटल थी पढ़ लिए हुए हैं, TIR आप पढ़िए लिए हुए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ लिए हुए हैं आप। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब आपको हम बताए थे बिखराव, क्या बताए थे? बिखराव पढ़ाए थे। इसके बाद व्यतितीकरण के बारे में पढ़ाई दी है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विक्षेपण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विक्षेपण पढ़ेंगे, सॉरी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या लिखिएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। टॉपिक लिख लीजिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट में क्लास में चर्चा करेंगे। आपको बहुत अच्छे से, कि आपको कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रकाश में किसका, जैसे लाल का ये तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है या फिर ब्लू का होता है या फिर पीला का होता है, नीला का होता है। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक छोटी सी बात में आपको सब किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसकी प्रकीर्णन अधिक होता है, तो ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे कल हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रही है NCERT तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं तो कुछ अगर खामियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह ज़रूर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।